हम क्वेश्चन नंबर 11। हमारा क्वेश्चन है ए टास्क इज कंप्लीटेड बाय 30%। क्वेश्चन ध्यान से सुनिए और अपनी बुक में ध्यान से देखिए। ए टास्क इज कंप्लीटेड बाय 30%। एक काम को कितने आदमी कर रहे हैं? 30 आदमी। तो पहला केस हम क्या बनाएंगे? 30 आदमी के लिए, ठीक है ना? हाँ, कितने दिन में? इन 15 डेज इफ दे वर्क 6 आवर पर डे। अगर एक दिन में 6 घंटे काम करें तो कितने दिन लग जाते हैं काम खत्म करने के लिए? 15 दिन में काम खत्म होता है। लेबर कितने लग रहे हैं? 30 लेबर, 30 पर्सन, 30 वर्कर, 30 लेबर, जो लिखना है लिखेंगे, ठीक है। नाउ हाउ मेनी आवर्स ऑफ वर्क? दिस इज अवर क्वेश्चन वाली लाइन। मिला? क्या पूछ रहा है? हाउ मेनी, यानी आंसर किस में आना है? आवर्स में आना। डे में नहीं निकाल लेना, समझ रहे हैं ना? डे में नहीं निकाल लेना। ये इसीलिए सबसे पहले क्वेश्चन वाली लाइन पढ़िए, अंडरलाइन करिए क्या है, और उसी से तो फिर रिजल्ट आना है ना। समझ रहे हैं? हाउ मेनी आवर्स ऑफ वर्क विल बी नीडेड एवरी डे इफ 20 पर्सन्स हैव टू कंप्लीट इट इन 15 डेज। अगर 20 आदमी 15 दिन में उस काम को खत्म कर देते हैं तो एक दिन में कितने घंटे काम करने पड़ेंगे उन 20 आदमी को? क्वेश्चन समझ आया? फिर से 30 आदमी काम करते हैं, 15 दिन में काम खत्म हो जाता है। अगर एक दिन में 6 घंटे काम करें, 30 आदमी एक दिन में 6 घंटे लगे रहते हैं, तब जाके काम 15 दिन में खत्म होता है। तो 20 आदमी एक दिन में कितने घंटे लगे रहेंगे 15 दिन में खत्म करने के लिए काम को? 20 आदमी 15 दिन में काम खत्म करना चाहते हैं तो एक दिन में कितने घंटे काम करने पड़ेंगे? क्लियर है क्वेश्चन कि नहीं है? है ना क्लियर? क्वेश्चन तो समझ में आया? पहला गेम तो यही होता है, पहला स्टेप। आपको क्वेश्चन समझ आ गया तब ना आगे की रणनीति समझ में आएगी कि क्या क्या करना है। और क्वेश्चन ही समझ नहीं आया तो फिर आगे का प्लानिंग फेल हो जाएगा ना। इसलिए सबसे पहला स्टेप क्या है? क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन क्या क्या बोल रहा है, डेटा आपके दिमाग में बस जाने चाहिए कि डेटा क्या क्या है, ठीक है। जब आपको क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा तो फिर आगे का रणनीति भी समझ में आएगा कि क्या क्या करना है हमको, ठीक है। चलिए 2 केस बनाते हैं। पहला केस कितने लेबर हैं? 30 ना। तो केस नंबर 1 बनाते हैं। फॉर केस नंबर 1 फॉर 30%, ठीक है ना, 30 आदमी के लिए। बताइए एक दिन में वर्किंग आवर कितना है इनका? इन 1 डे 6 आवर वर्किंग, ठीक बात। एक दिन में 6 घंटे काम करते हैं और कितने दिन में काम खत्म कर लेते हैं? 15 दिन में। तो अगर एक दिन में 6 घंटे काम किए तो 15 दिन में कुल कितने घंटे हो गए? 90। ठीक है ना, 90। समझ गए? यानी 30% हैज बीन कंप्लीटेड वन वर्क बाय 90 आवर्स वर्किंग, ठीक है ना। तो आप इसको स्टेटमेंट में फ्रेम कर सकते हैं। लिखने का अंदाज समझ में आ रहा है? आप कैसे भी लिख सकते हैं, इसीलिए मैं हर आंसर में कैसे भी लिख के दिखा रहा हूं आपको, ठीक है ना। घुमा फिरा के सेंटेंस कैसे भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। इसमें नंबर नहीं कटेंगे आपके, ठीक है। 30% टेक्स 90 आवर टू फिनिश 1 वर्क। केस नंबर 2 लगाइए। कितने आदमी हैं? कितने? 20% ना। आप बताइए क्या पूछा है क्वेश्चन? एक दिन में कितना काम करें, यही पूछा है ना, है ना। तो हम मान लेते हैं एक दिन में कितने घंटे काम करते होंगे? x। सो लेट इन 1 डे कितने आवर वर्किंग? x आवर। ये आवर में आने वाला है, याद रखिएगा ना। x हम आवर के साथ इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो एक दिन में x आवर काम करते हैं वर्किंग, और कितने दिन तक करना है? 15 दिन ना। तो एक दिन में x आवर काम करते हैं, तो जरा बताइए 15 दिन में कितने घंटे काम करेंगे? दिस इज 15x आवर वर्किंग। समझ आया कि नहीं आया? आया ना। फिर से 30 आदमी
एक काम को 90 घंटे लगाते हैं कंप्लीट करने के लिए। 20 आदमी एक काम को 15x घंटे में कंप्लीट कर देते हैं। जैसे इसकी फ्रेमिंग आपने की वैसे इसकी फ्रेमिंग भी कर लीजिए। कैसे बनेगा? Therefore और since 20% takes 15x hour to finish one work। ठीक है, फ्रेमिंग हो गई है ना। अब आया क्या कहते हैं, डिसीजन लेने का मकाम, है ना। अब वो टर्निंग पॉइंट आया है जहां आपको डिसीजन लेना है कि आगे कैसे चलना है। ठीक है, लीजिए डिसीजन, बताइए। डायरेक्ट वेरिएशन, इनडायरेक्ट वेरिएशन, क्या चल रहा है? डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है? इनडायरेक्ट कि डायरेक्ट? कौन कौन सी दो क्वांटिटी हैं जो बदल रही हैं? नंबर ऑफ पर्सन और नंबर ऑफ आवर्स, या टाइम, टाइम ही है ना, आवर, टाइम पीरियड, है ना। तो देखिए, अगर 30 आदमी 90 घंटे लगाते हैं काम खत्म करने के लिए, तो 20 आदमी इतने घंटे लगाएंगे। लेकिन ये कितने दिन थे? 15। ये भी कितना, हाँ, तो दिन तो 15-15 है ना। ये भी 15 दिन में खत्म कर रहा था, ये भी 15 दिन में खत्म कर रहा था, करने दीजिए। लेकिन ये 6 घंटे काम करता था एक दिन में, और ये x घंटे काम कर रहा है। 15 दिन में काम खत्म करना है। ये तो इजी कर दिया आपके लिए ना डिसीजन लेने के लिए। नंबर ऑफ डेज तो वही है, कॉमन निकाल के फेंक दीजिए, उसकी बात ही नहीं करनी। अब बात करने लायक कौन हो गया? नंबर ऑफ पर्सन और आवर, एक दिन में कितने घंटे। तो 30 आदमी 6 घंटे काम करते हैं एक दिन में, तब काम 15 दिन में खत्म होता है। 20 आदमी x आवर काम करेंगे एक दिन में, तब जाके काम 15 दिन में खत्म होगा, उतने ही दिन में खत्म होगा। तो बताइए, 30 आदमी 6 घंटे लगे रहते हैं, तो 20 आदमी 6 घंटे से ज्यादा लगेंगे कि कम लगेंगे? क्यों? नंबर ऑफ पर्सन कम हो गए तो उनको ज्यादा देर तक काम करना पड़ेगा। तो x बड़ा कि 6 बड़ा? x बड़ा। तो यही तो आंसर में आना है ना, यानी x कैसा आने वाला है? 6 से। और अगर ये कहानी आपको समझ में आती है तो आप आंसर भी चेक कर लेंगे। अगर आपका x का वैल्यू 6 से छोटा आ गया, इसका मतलब आपने क्या किया? गड़बड़ी कर दी कहीं। अगर आपको पिक्चर समझ में आ रहा है कि ये बड़ा आने वाला है 6 से, तो आंसर बड़ा ही होगा ना। अगर छोटा आया 6 से तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गया है। तो जब समझ आएगा तब ना। ठीक है, हाँ, तो बोलिए, डायरेक्ट कि इनडायरेक्ट? नंबर ऑफ पर्सन कम हुआ तो आवर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहां पर? हियर number of person and time required are in inverse proportion. इनवर्स प्रोपोर्शन। तो क्या ले लें यहाँ पर अपन? नंबर ऑफ पर्सन इज टू नंबर ऑफ पर्सन। पर्सन पर्सन का रेशियो किसके बराबर होगा? टाइम टाइम के रेशियो के बराबर होगा। टाइम टेकन टाइम टेकन। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना? शॉर्टकट तो अब बना लेंगे, इतना तो अब लिखने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए, इतने सारे क्वेश्चन हो गए इस टॉपिक पर। ठीक है, हाँ, अब बोलिए कैसे कैसे लें। अगर मैं 30:20 का रेशियो लेता हूं तो इधर मुझे कौन कौन से रेशियो लेने पड़ेंगे? x:6 लूं या 6:s लूं? पक्का ना? समझ आ रहा है? हाँ, तब तो ठीक है, मजा आ रहा है। फिर अगर आपको समझ आ रहा है तो दिस इज 30:20 एंड दिस प्रोपोर्शनेट टू x:6। ठीक है, नाउ क्या करूं? बोलिए, एक स्टेप बचा ले ना। हाँ, एक्सट्रीम टर्म का मल्टीप्लिकेशन मिडिल टर्म के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। सो 20x इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाइड बाय 6 एंड x इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइडेड बाय 2, दिस इज 9। और x क्या था? आवर, सो दिस विल बी इन आवर्स। ठीक है, तो एक दिन में क्या घंटे काम करने पड़ेंगे? तो आंसर हमेशा आप अलग से लिख के बताया करेंगे। मैं तो छोड़ता आ रहा हूं लेकिन आप नहीं छोड़ेंगे। जब ये आ जाए ना तो लास्ट में क्या लिखा करेंगे? एक लाइन और लिखनी है। कितना? 20% टेक्स या 20% फिनिश ए वर्क। कैसे लिखेंगे? वो तो फ्रेमिंग करना आपसे बन जाएगा ना। एक दिन में 9 घंटे काम करते हैं एक काम को खत्म करने के लिए, कर लोगे? ठीक है, सबको अंग्रेजी आती है इतनी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। ए कार लीव्स Saraipalli, travels at 75 km/h and reaches Raipur in 4 hours.
फिर से, ए कार लीव सराईपाली ट्रेवल्स एट 75 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज किलोमीटर पर आवर? व्हाट इज द ये यूनिट क्या, कौन सी यूनिट कहलाती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है? स्पीड। तो व्हाट इज 75 हियर? स्पीड ऑफ द कार। ठीक है, तो ए कार लीव सराईपाली ट्रेवल्स एट 75 किलोमीटर पर आवर, दिस इज द स्पीड, एंड रीचेस रायपुर इन 4 आवर। यानी एक कार सराईपाली से निकलती है, रायपुर जाती है, रायपुर जाने के लिए, और उसकी एवरेज स्पीड कितनी है? 75 किलोमीटर पर आवर। 4 घंटे में रायपुर पहुंच जाती है, सराईपाली से रायपुर। ठीक है। द नेक्स्ट टाइम देयर वॉज ट्रैफिक एंड कंस्ट्रक्शन वर्क ऑन द रोड। अगली बार फिर वो सराईपाली से रायपुर जाती है। ये दूसरा ट्रिप है ना। पहले ट्रिप में 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गई, 4 घंटे में रायपुर पहुंचा दी। ठीक है, दूसरे ट्रिप फिर से जा रही है सराईपाली से रायपुर के लिए, लेकिन अब की बार रास्ते में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, रोड बन रहा है और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, तो रुक रुक के जाएगी। ड्यू टू विच द स्पीड इज डिक्रीज बाय 15 किलोमीटर पर आवर। कंस्ट्रक्शन वर्क की वजह से, डिस्टर्बेंस की वजह से, ट्रैफिक की वजह से स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर कम हो गई। पहले कितनी थी? 75, आप 15 किलोमीटर पर आवर कम हो गई, तो कितनी बच गई? 60 किलोमीटर पर आवर से जा रही है दूसरे बार। ठीक है। हाँ, हाउ लॉन्ग विल द कार टेक टू रीच द रायपुर? तो रायपुर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? हाउ लॉन्ग मीन्स टाइम। ठीक है, ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है। कैसे बनाएंगे? केस नंबर 1 देखिए। केस नंबर 1, सबसे पहले डेटा नोट करते हैं। स्पीड कितना है पहले केस में? 25 किलोमीटर पर आवर। एंड व्हाट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू रीच रायपुर? 4 आवर्स। ठीक है, दिस इज केस नंबर 1। दिस इज अवर गिवन डाटा फॉर फर्स्ट कंडीशन। नाउ केस नंबर 2, व्हाट इज द स्पीड इन दिस केस? आंसर है 15 किलोमीटर पर आवर। कम हो गई स्पीड ना, पहले कितनी थी? 75, अब की बार 15 कम हो गई, तो कितनी बची? 16 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, आवर अपने स्टाइल से लिखेंगे, पर आवर। ठीक है, पर आवर मतलब समझते हैं ना। ठीक है, ठीक है, 75 माइनस 15, ये इतनी स्पीड बची 60 किलोमीटर पर आवर। तो अगर 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी जाएगी तो उसको कितना टाइम लगेगा? यही क्वेश्चन पूछा है, कितने टाइम में पहुंचेगा। तो यही तो क्वेश्चन वाली लाइन है, तो इसको क्या मान लें? x आवर लगेगा। जैसे 4 घंटे पहुंचता था 4 आवर, तो यहाँ पर x आवर लगेगा। अब x निकलना है, किस में आएगा आंसर? आवर में आएगा। समझे ना। हमारे पास 2 सिचुएशन है और तो कुछ नहीं है, यही बस बताया है। हाँ, जरा बताइए, एनालाइज करिए और पहचानिए डायरेक्ट वेरिएशन की इनडायरेक्ट वेरिएशन। पहचानिए, पहचानिए। 2 क्वांटिटी कौन सी हैं जो बदल रही हैं? स्पीड और टाइम। बस हो गया। तो स्पीड और टाइम, थोड़ा सोचिए, आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं, अगर आप स्पीड बढ़ा देंगे तो जहां पहुंचना चाहते हैं टाइम कैसा लगेगा? जल्दी पहुंच जाएंगे। और स्पीड कम कर दिए तो फिर ज़्यादा देर में पहुंचेंगे। तो अगर स्पीड कम होती है तो टाइम क्या हो जाता है? स्पीड बढ़ती है तो टाइम क्या हो जाता है? घट जाता है। तो कैसा वेरिएशन हुआ? हाँ, तो यहां पर आप लिखेंगे हियर स्पीड एंड टाइम रिक्वायर्ड are in inverse proportion. Inverse proportion. Therefore, क्या करना है समझ रहे हैं ना? क्या? स्पीड स्पीड का रेशियो किसके प्रोपोर्शनेट हो जाएगा? टाइम टाइम के रेशियो के प्रोपोर्शनेट हो जाएगा। ठीक है ना। आप बोलिए तो स्पीड कैसे लेना है? अगर मैं 75:60 लेता हूं स्पीड, तो मुझे टाइम क्या क्या लेना पड़ेगा? 4:x लेना पड़ेगा या x:4 लेना पड़ेगा? क्यों? अगर स्पीड कम हो गई है तो ये टाइम उसका क्या हो गया होगा? तो ये ज्यादा, ये कम। इसलिए अगर मैं ज्यादा से कम स्पीड में रेशियो ले रहा हूं तो टाइम में भी ज्यादा से कम का रेशियो लूंगा। समझ रहे हैं? ठीक है। 75:60 इट इज प्रोपोर्शनेट टू x:4। एंड नाउ हम अपने कॉन्सेप्ट से बना रहे हैं। This is 75 multiplied by 4. X is equal to 75 multiplied by 4. This is 60 and 4
15 जा और 15 पचे 75 5 एंड दिस इज x, सो इट विल बी इन आवर। कितने घंटे लगेंगे? हाँ, तो अगर गाड़ी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले तो उसको 5 घंटे लगेंगे रायपुर पहुंचने के लिए। तो आप लिख लेंगे, फ्रेमिंग कर लेंगे आंसर की। ठीक है, नोट कर लें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इफ 10 बल्ब्स आर लाइटेड 4 hours every day for 60 days, then the electricity bill is ₹80। ठीक है ना? फिर से 10 बल्ब अगर एक दिन में 4 घंटे जलते हैं और 60 दिन तक जलते हैं, कितने दिन जलाना है? 60 दिन तक जलाना। कितने बल्ब जला रहा हूं मैं? मेरे यहाँ 10 बल्ब लगे हुए हैं और मैं 4 ही घंटा जलाता हूँ कुल। जैसे मेरे कोचिंग का टाइम जब चलता है, ट्यूशन का टाइम, क्लास का टाइम, तो 4 घंटे क्लासेस चलती हैं, तो मैं 4 घंटे ये 10 बल्ब जलाता हूँ। ठीक है ना? और 1 महीने नहीं, 2 महीने का हिसाब मैं ले रहा हूँ, 30-30 दिन का, 60 दिन हो गया। तो एक दिन में 4 घंटा जले 10 बल्ब और 2 महीना जले। 2 महीने के बाद मेरे यहाँ बिजली का बिल आया ₹80। कितना? बल्ब कितना जलाया मैंने? 10 बल्ब जलाया। एक दिन में कै घंटे जलाया और कितने दिन तक जलाया? 60 दिन बाद बिजली बिल आया ₹80। ठीक है? हाउ मेनी बल्ब्स कैन बी लाइटेड? दिस इज अवर क्वेश्चन वाली लाइन। मिला? कौन सा? हाउ मेनी बल्ब, यानी क्या पूछा है क्वेश्चन? बल्ब। तो आंसर किस में आएगा? आवर में, किलोमीटर में, नंबर में, किस में? बल्ब में। बल्ब का क्या? नंबर। ठीक है ना? हाउ मेनी बल्ब्स कैन बी लाइटेड फॉर 3 hours every day for 16 days so that electricity bill is ₹40। तो मुझे कितने बल्ब जलाने चाहिए डेली? 3 घंटा। कै दिन के लिए? 16 दिन के लिए, ताकि बिजली बिल कितना आए? ₹40 आए। कितने बल्ब जलाने हैं मुझे? डेली कितना जलाना है? 3 घंटा। कितना जलाना है? 3 घंटा। और कै दिन तक जलाना है? 16 दिन, ताकि बिजली का बिल कितना आए? तो मुझे कै ठो बल्ब जलाने चाहिए? अगर मैं सिर्फ 3 घंटे जलाना चाहता हूँ और सिर्फ 16 दिन तक जलाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ बिजली बिल ₹40 आए, तो मुझे कै ठो बल्ब चलाने चाहिए? X चलाने चाहिए ना। हाँ, यहाँ तक तो समझ आया। ठीक है, फ्रेमिंग कर लें थोड़ा सा। ठीक, चलिए पहले 10 बल्ब के लिए ना, केस नंबर 1 फॉर 10 बल्ब्स। ठीक है ना? 10 बल्ब की बात हो रही है। ठीक है, जरा सा पहचानिएगा। सबसे पहले ये तो 10 बल्ब की कहानी हो जाएगी ना। सबसे पहले एक बल्ब के बारे में सोचिए कि एक बल्ब कितना आवर वर्किंग करता है एक दिन में, और 60 दिन तक जलना है। 10 बल्ब को जलना है 60 दिन, लेकिन पहले एक के बारे में सोचिए। एक बल्ब एक दिन में कितने घंटे जलता है? 4 घंटे। और एक बल्ब कितने दिन तक जलता है? 60 दिन ना, एक बल्ब। तो एक बल्ब अगर एक दिन में 4 घंटे जला और 60 दिन तक जला, तो टोटल कितने घंटे जल लिया? 240 घंटे। एक बल्ब, तो 10 बल्ब कितने घंटे जल जाएंगे सबका? एक बल्ब 240 घंटा, तो 10 बल्ब का कितना घंटा बनेगा? एक 0 और मल्टीप्लाई कर दो, 2400 घंटे। आया फिगर समझ में? ठीक है ना? देखिएगा ना, 1 बल्ब इन 1 डे कितना घंटा? 4 आवर लाइटिंग या वर्किंग, कुछ भी लिख दें। बल्ब के केस में लाइटिंग लिख दे रहे हैं, आप वर्किंग लिख सकते हैं। ठीक है ना? समझ रहे हो ना? आ रहा है समझ में? इतना मंद बुद्धि मत बनो यार, ऐसे मत देखो मुझे। ठीक है ना? एक बल्ब एक दिन में कितने घंटे जल रहा है? 4 घंटे एक बल्ब ना। और कै दिन तक जलेगा भैया ये बल्ब? हाँ, तो बताइए, एक बल्ब 60 दिन में कितने घंटे जल जाएगा? दिस इज 60 मल्टीप्लाइड बाय 4, 240 घंटे इसकी लाइटिंग होगी। ठीक है ना? और मुझे कितने बल्ब जलाने हैं? देयरफॉर 10 बल्ब इन कितने दिन के लिए? 60 दिन। तो एक बल्ब 240 जलता है, तो 10 बल्ब कितना जलेगा? 10 मल्टीप्लाइड बाय 240, यानी 2400 आवर लाइटिंग लिख लेना। ठीक है ना? तो इसकी फ्रेमिंग कर सकते हो ना? जरूरत है फ्रेमिंग करने की? नहीं है ना? समझ जाओगे ना? फ्रेमिंग करने की जरूरत है क्या? हो तो कर लेते हैं।
कोई हर्ज नहीं। केस नंबर 2 लेता हूं मैं। अब मुझे कितने बल्ब जलाने हैं दूसरे केस में, वही तो निकालना है, नंबर ऑफ बल्ब कितने मान लें, x बल्ब। सो फॉर x बल्ब्स, ये हम मान रहे हैं ना, लेट कहीं भी लिख लो, राइटर तो तुम ही हो ना, है ना, x बल्ब। तो बताइए एक थोड़ा सा फिर से सिचुएशन एनालाइज करिए, सोचिए। अब की बार मुझे x बल्ब जलाना है, लेकिन एक दिन में क्या घंटा जलाना है और कितने दिन तक जलाना है, 16 दिन। तो पहले एक बल्ब के बारे में सोचिए, x बल्ब बाद में आएगा। एक बल्ब एक दिन में 3 घंटा जलता है, तो एक बल्ब 16 दिन में कितने घंटे जलेगा, 48 घंटे। तो एक बल्ब का डेटा ऐसे ही बनाते हैं, एक बल्ब एक दिन में 3 घंटे लाइटिंग होता है, तो एक बल्ब 16 दिन में कितने घंटे लाइटिंग करेगा, 48 घंटे जल जाएगा। और अब मैं कितने बल्ब जला रहा हूं, ठीक है ना, x बल्ब। देयरफॉर x बल्ब इन 16 डेज, बताओ कितने घंटे जल जाएगा x बल्ब, 48x, वेरी गुड, 48x आवर लाइटिंग। ठीक है, फ्रेमिंग कर सकते हैं हम, बिजली के बिल इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं ना, उसको भी लिख लेते हैं। जरा देखिए, 10 बल्ब 2400 घंटे जलते हैं, तब बिजली का बिल कितना आता है, कर लेते हैं, जगह बचाए हो ना फ्रेमिंग करने के लिए, है ना, ठीक है। हाँ, 10 बल्ब्स लाइटेड 24 आवर्स, देन बिल विल बी कितना रुपया, 80 रुपया। ठीक है ना, फ्रेमिंग आपके हाथ में, आप जैसे चाहे लिखिए, सेंटेंस का मीनिंग समझ आना चाहिए। 10 बल्ब्स लाइटेड फॉर 2400 आवर, देन बिल विल बी 80 रुपीज। तो यहां पर बताइए, फ्रेमिंग करते हैं, x बल्ब लाइटेड फॉर 48x आवर, देन बिल विल बी कितना, 40 रुपया। ठीक है। हाँ, अब आया वो मकाम जहां आपको डिसीजन लेना होता है, डायरेक्ट वेरिएशन की इनडायरेक्ट वेरिएशन। जरा पहचानिए, डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है, क्या है, डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है, जोर से बोलो, जोर से बोलो। हाँ अंजनी बोलो, क्यों? अब उस क्यों का जवाब किसी के पास नहीं है, आप में से किसी के पास नहीं है, बिलीव मी, ठीक है ना। कोई बता सकता है इधर, सेजल? मैं तो बोल रहा हूं ना, आप में से किसी के पास इसका जवाब नहीं है, बताइए, कोई बताना पसंद करेगा? हाँ बोलिए। 3 घंटे चल रहा है, बल्ब ज़्यादा रहेंगे, हाँ बल्ब ज़्यादा रहेंगे, हाँ 3 घंटे चलेंगे। बल्ब ज़्यादा रहेंगे 3 घंटे, अरे कम बल्ब रहेंगे तो 3 घंटे नहीं जल सकते हैं क्या? बैठ जा, ये आर्गुमेंट सही नहीं है आपका। और कोई? पैसा कम लग रहा है तो बल्ब कम लगेगा, तो कम लग रहा है तो कम लगेगा, डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? अरे कम लग रहा है तो ज़्यादा होना चाहिए दूसरी क्वांटिटी ना, कैसा वेरिएशन है? डायरेक्ट वेरिएशन है, और आप फंस गए इस क्वेश्चन में। यहाँ इनडायरेक्ट समझ, साहब एक तरफ से इनडायरेक्ट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप फोटो कॉपी करते जा रहे हैं, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट, इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक डायरेक्ट वाला आ गया यहाँ, है ना, समझ आया? देखो कौन कौन से 2 क्वांटिटी हैं जो बदल रही हैं, बोलिए कौन कौन से 2 क्वांटिटी यहाँ पर बदल रही हैं? नंबर ऑफ, जोर से बोलो, नंबर ऑफ बल्ब और ना, क्या टाइम, कौन सा टाइम, जल्दी बोलो। एक क्वांटिटी है बेटा ये टाइम, और दूसरी क्वांटिटी कौन सी है? बिजली का बिल। ये किसका टाइम है? 10 बल्ब का ही टाइम है ना। इस टाइम में कौन छुपा हुआ है? ये टाइम किससे बना है?
10 बल्ब मल्टीप्लाई हो चुका है ना, तो इस टाइम के अंदर ही कौन छुपा है? 10 बल्ब। तो ये 10 बल्ब का टाइम है जलने का, 10 बल्ब जलने का टाइम, ये टाइम, और बिजली का बिल 80 रुपया। फ्रेमिंग समझिएगा ज़रा ना, ये इस आवर में 10 बल्ब छुपा है कि नहीं? 10 मल्टीप्लाई करने के बाद ना टाइम बना था, तो इस टाइम में कौन छुपा है? 10 बल्ब। 10 बल्ब का टाइम और 10 बल्ब का बिजली बिल, ये है ना। और किधर गया? ये है, ये कितने बल्ब का टाइम है? x बल्ब का टाइम। तो x इन्वॉल्व है कि नहीं इसमें? x बल्ब का टाइम और x बल्ब जलने में इतना बिजली का बिल, ठीक है। तो कौन सी दो क्वांटिटी चेंज हुई? टाइम और बिल ना, यही दो क्वांटिटी है ना। उसी टाइम में आप बोल सकते हैं कौन छुपा है? बल्ब छुपा है। तो बल्ब और बिल भी बोल लीजिए, क्या फर्क पड़ता है? इसमें छुपा है ना बल्ब, असली में टाइम और बिजली का बिल, ठीक है। हाँ, आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट इसको समझिए। कैसे डायरेक्ट? देखिए देखिए, ज़्यादा देर तक जलाएंगे तो ज़्यादा बिजली का बिल आएगा, समझे? ज़्यादा देर तक जलाएंगे तो ज़्यादा बिजली का बिल आएगा, कम देर तक जलाएंगे बिजली का बिल कम आएगा। उल्टा कर लो, ज़्यादा बिजली का बिल आया है तो ज़्यादा देर जलाए होगे, है ना। कम बिजली का बिल आया है, कम देर जलाए होगे। समझ आए कि नहीं? तो बोलो, एक क्वांटिटी बढ़ी तो दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ गई, ज़्यादा देर जलाए तो उसका पैसा भी बढ़ गया, एक बढ़ी दूसरी भी बढ़ गई। कम देर जलाए तो उसका पैसा भी कम हो गया, एक क्वांटिटी कम हुई दूसरी भी कम हो गई। समझे? तो कैसा वेरिएशन है ये? डायरेक्ट वेरिएशन है। नोट करिए और मार्क करिए क्वेश्चन को, ठीक है। ये डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है, ठीक है। हियर टाइम फॉर bulb lighted and electricity bill is in direct proportion। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। कौन कौन? टाइम पीरियड फॉर लाइटेड बल्ब एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, दोनों डायरेक्ट वेरिएशन है। और अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो फिर क्या करते हैं अपन? दो डिफरेंट क्वांटिटी का रेशियो दो डिफरेंट क्वांटिटी के रेशियो के प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर इधर मैं ले लेता हूं टाइम फॉर कितने बल्ब थे शुरू में? 10 बल्ब्स लाइटेड, पूरा पूरा लिखते हैं इसी तरफ। एंड इट इज प्रोपोर्शनेट टू, क्या लिखूं? हाँ, क्या लिखना है? एक क्वांटिटी तो दूसरी क्वांटिटी लेंगे ना, इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर 10 बल्ब, ठीक है ना। दिस रेशियो प्रोपोर्शनेट टू टाइम फॉर कितने बल्ब? x bulbs lighted and it is in the ratio electricity bill for x bulb, ठीक है। समझ गए कि नहीं समझे? बोलो ना जोर से। बताइए तो कितना टाइम लगा इसमें? 2400। तो बिल कितना आया? 80 रुपया। और यहाँ कितना टाइम चला था एक्स बल्ब? 48x आवर, और बिजली का बिल 40 रुपया। अब क्या करना है? प्रोपोर्शनल तो लिख लिए, तो क्या करें? अब इधर लिखते हैं ना, बताइए क्या करना है? मिडिल टर्म का मल्टीप्लिकेशन एक्सट्रीम के मल्टीप्लिकेशन के बराबर। सो दिस इज 48x मल्टीप्लाइड बाय 80 एंड दिस इज इक्वल टू 2400 मल्टीप्लाइड बाय 40। सो x इज इक्वल टू 2400 मल्टीप्लाइड बाय 40 डिवाइडेड बाय 48 मल्टीप्लाइड बाय 80, ठीक है। ये 2 टाइम चला गया, ये हो गया 1200, है ना। और 12 चौको 48 और ये 100, और ये कट गया 25, 425 जा 100, ठीक है।
ना, हाँ ठीक है, 4 25 या 100, तो x कितना आया, 25 आया, और x क्या चीज़ था, तो कितने बल्ब जलाने पड़ेंगे, सो x इज इक्वल टू 25 बल्ब। आंसर फ्रेम करना आ जाएगा आपको, ठीक है। तो जब 25 बल्ब एक दिन में 3 घंटे जलेंगे 16 दिन के लिए, तब बिजली का बिल कितना आएगा, 40 रुपया। मैं लिख देता हूं, देयरफॉर when 25 bulbs glow 3 hours daily for 16 days, then electricity bill will be 40 रुपीज़। ठीक है, इस तरह फ्रेमिंग करेंगे आप आंसर की। समझ गए कि नहीं समझे? समझे? क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्वेश्चन है, ए टास्क इज कंप्लीटेड बाय 48% इन 25 डेज इफ दे वर्क 8 आवर्स पर डे। उसी फॉर्मेट का क्वेश्चन है, इससे पहले हो चुके हैं ये। यानी 48 आदमी एक दिन में 8 घंटा काम करें तो 25 दिन में काम खत्म कर देंगे। ठीक है, हाउ मेनी डेज विल बी नीडेड, ये हमारी क्वेश्चन वाली लाइन है। क्या निकालना है, हाउ मेनी डेज, आंसर किस में आएगा, डेज में आएगा। हाउ मेनी डेज विल बी नीडेड टू कंप्लीट डबल द टास्क। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा झोल है, याद रखिएगा। जो 48 आदमी काम कर रहे हैं 8 घंटे पर डे और 25 दिन में ख़त्म कर रहे हैं, उस काम से डबल हाउ मेनी डेज विल बी नीडेड टू कंप्लीट डबल द टास्क इफ 30% वर्क फॉर 10 आवर्स एवरी डे। अगर 30 आदमी 10 घंटे डेली काम करें, 30 आदमी 10 घंटे डेली काम करें, तो जो पहले काम हो रहा था उससे डबल करने में कितने दिन लगेंगे। समझ आया, नहीं आया? आया, बोलो आया कि नहीं आया? इस क्वेश्चन में देखिए 2 फ्रेम हैं। पहला फ्रेम थोड़ा सा समझिएगा ना, पहले में 48 आदमी है, दूसरे केस में 30 आदमी है। पहले 25 दिन लग रहा है, दूसरे केस में 10 आवर है ना ये, इसमें दिन निकालने कितने दिन में ख़त्म होगा। पहले एक काम है और दूसरे में जस्ट डबल काम है ना। पहले में 48 आदमी, दूसरे में 30 आदमी। पहले में 8 घंटा डेली काम हो रहा है और दूसरे में 10 घंटा डेली काम हो रहा है। पहले में 25 दिन में काम ख़त्म हो रहा है तो दूसरे में x दिन में काम ख़त्म होगा x दिन मान लेंगे। लेकिन दोनों काम सोचिए, दोनों काम एक दूसरे के कैसे हैं, बराबर है क्या काम? एक काम अगर आधा है तो दूसरा उसका डबल है, यही है ना, है कि नहीं? इसको आप फुल मानेंगे तो इसको डबल करना पड़ेगा, या इसको आप हाफ मानेंगे तो इसको डबल करना पड़ेगा। समझ रहे हैं? इसको कैसे बनाएंगे? दोनों काम थोड़ा सा समझ लीजिए क्या करना है। रेशियो तब तक नहीं लगता जब तक क्वांटिटी कैसी ना हो जाए, बराबर ना हो जाए, तब तक आप रेशियो नहीं निकाल सकते। यही वसूल था ना। तो पहला केस समझिएगा, जब 48 आदमी काम कर रहे हैं, 25 दिन में काम खत्म हो रहा है और डेली 8 घंटे काम कर रहे हैं। ठीक है। दूसरा केस 30 आदमी काम कर रहे हैं, डेली 10 घंटे काम कर रहे हैं, x दिन में काम खत्म हो रहा है। लेकिन ये जो काम खत्म करेंगे 30 आदमी, ये काम कैसा होगा, डबल। क्या होगा? तो अगर मैं ये वाला काम भी डबल कर दूं तो दोनों बराबर हो गए कि नहीं? तो 48 आदमी जितना काम कर रहे हैं उस काम को हम डबल कर देंगे तो उसका टाइम भी डबल हो जाएगा। इसको डबल करना है तो दोनों क्या हो गए। अब आप इसको एनालाइज करके बना सकते हैं, या इसको सिंगल रखते हैं। 48 आदमी एक दिन में 8 घंटा काम करके 25 दिन में काम निपटा देते हैं। 48 आदमी, एक केस हो गया ये वाला। दूसरे केस में जब हम आएंगे तो ये कितना काम करते हैं, पहले वाले से डबल करते हैं, ये ना, यही बोल रहा है क्वेश्चन ना। तो 30 आदमी एक दिन में 10 घंटा काम करके x दिन में जितना काम करेंगे वो काम कितना होगा, पहले काम का डबल होगा। अगर मैं इसको आधा कर दूं इस काम को तो दोनों काम बराबर हो गए कि नहीं? तो आप चाहें तो इस काम को, 30 आदमी वाले काम को आधा कर दें तो दोनों बराबर हो जाएंगे, एनालाइज करके बना लेंगे। आप चाहें तो 48 आदमी वाले काम को क्या करें, डबल, तो दोनों काम बराबर हो जाएंगे। आप एनालाइज करके बना सकते हैं। कैसे बनाना पसंद करेंगे आप, बोलिए। किसको डबल करेंगे, हाफ करेंगे, क्या करना है? मैं दोनों रास्ते आपको दिखा रहा हूं, दौड़ना आपको है।
जो आपको अच्छा लगे दौड़ जाइए, मंजिल दोनों रास्ते से मिलेगी। किसको डबल करें? 48 वाले को डबल कर लें कि 30 वाले को हाफ कर लें? ये हाफ करने में कोई बुराई है क्या? हाँ, नहीं है। चलो ठीक है, जैसा कहिए वैसे बना लेते हैं। ठीक है, पहला केस बोलिए। केस नंबर 1, कितने आदमी हैं? फॉर 48%। एक दिन में, इन वन डे, कितने आवर की वर्किंग है? 8 आवर्स वर्किंग। ठीक बात। और कितने दिन में काम खत्म कर देते हैं? तो कितने घंटे वर्किंग हो गई? 200। घंटे वर्किंग हुई ना, समझे कि नहीं? तो 48 आदमी एक काम को 25 दिन में करते हैं। 25 दिन में करते हैं मतलब कितने घंटे में करते हैं? एक काम ना। और वो 30 आदमी वाले डबल करने वाले हैं, तो इस काम को डबल ना कर लें अपन। तो अगर ये 48 आदमी एक काम को 200 घंटे में करते हैं, तो इसी एक काम का अगर डबल काम हो जाए तो कितने घंटे में करेंगे? 400 घंटे में करेंगे, तो काम डबल हो गया ना, समझे ना? तो इसको मैं लिख रहा हूं, देखिए ना, सिंगल वर्क कितने घंटे में? 200 घंटे में। तो डबल वर्क कितने घंटे में करेंगे? ये वाला सेंटेंस ध्यान में रहेगा। क्यों डबल कर रहे हैं इसको? क्योंकि आप लोग चाह रहे हैं इसलिए डबल कर रहे हैं। ठीक है ना, मैं नहीं चाह रहा हूं, आप चाह रहे हैं इसलिए डबल कर रहे हैं। सो डबल वर्क करने के लिए, एक काम को करने के लिए 200 घंटे लगते हैं। तो अगर डबल करवाना हो तो डबल टाइम लगेगा ना। तो टाइम कितना हो जाएगा? इतने। ठीक है, ये भी डबल काम कर लिया। वो 30 आदमी वाला डबल करने ही वाला है आगे चल के। हो गया ना ये। अब आप इसकी फ्रेमिंग कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं। कैसे करेंगे? Therefore 48% finish double the work. 48% finish double the work in 400 hours. ठीक है, वो 25 दिन को हम चेंज कर लिए हैं 400 घंटे में। ठीक है, ठीक है। तो 48 आदमी डबल काम को कितने घंटे में करते हैं? 400 घंटे में करते हैं। केस नंबर 1। ठीक है, दूसरा केस देखिए। कितने आदमी हैं? बोलिए बोलिए, कितने आदमी हैं? अरे ऐसा ना करो, कितने आदमी हैं? आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है? नंबर ऑफ डेज ना, कितने दिन में करेंगे? तो फिर एक्स को दिन में ना लोगे। कितने आदमी? 30 आदमी। और एक दिन में कितना घंटा काम कर रहे हैं? 10 घंटे ना। तो बताइए, इन वन डे 10 आवर्स वर्किंग है इनकी, तो कितने दिन में खत्म कर रहे हैं? एक्स दिन में खत्म हो रहा है। तो इसको क्या ले लें अपन? इन एक्स डेज। ये अंडरलाइन कर रहा हूं और यहां लिख देता हूं लेट। ये मान रहे हैं हम एक्स दिन में। सो एक्स दिन में, अगर एक दिन में 10 घंटा, तो एक्स दिन में कितने घंटे बने? 10x। सो दिस इज 10x आवर वर्किंग। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया? आया। क्या समझे? 30 आदमी कितने घंटे में काम खत्म कर देंगे? 10x आवर में ना। और 48 आदमी कितने घंटे में? 400 घंटे में। जरा बताइए, ये जो 30 आदमी 10x आवर में कंप्लीट कर रहे हैं, कितने वर्क को कंप्लीट कर रहे हैं? सिंगल कि डबल? इसी को तो क्वेश्चन डबल बोल रहा था ना। तो इसको मैं फ्रेमिंग जब करूंगा तो क्या लिख दूंगा? डबल वर्क इतने घंटे में। ठीक है, फ्रेमिंग करते हैं। चलिए, देयरफॉर 30% डबल द वर्क इन कितना? 10x आवर। हो गया? हो गया? पक्का?
हाँ, आप बता सकते हैं क्या? आ गया फैसला लेने का मकाम। बताइए, डायरेक्ट वेरिएशन की इनडायरेक्ट वेरिएशन? हाँ, डायरेक्ट की इनडायरेक्ट? हाँ, इनडायरेक्ट। क्यों? कोई आर्गुमेंट है? पहले बताओ कौन सी दो क्वांटिटी चेंज हो रही हैं? पर्सन और नंबर ऑफ पर्सन और टाइम। बोलो ना, डे आवर तो टाइम में ही आ जाएंगे, है ना। नंबर ऑफ पर्सन और टाइम, ठीक है। तो क्या करें, पहले 48 घंटे, 48 आदमी थे, 400 घंटे में काम खत्म होता था। अब आदमी कितने हो गए? कम हो गए ना, तो टाइम कैसा लगेगा? ज़्यादा लगेगा, यही ना। 48 ज़्यादा आदमी कम टाइम, कम आदमी ज़्यादा टाइम, तो प्रोपोर्शन कैसा हो गया? बोलो ना, इनवर्स। तो नोट करिए, हियर नंबर ऑफ पर्सन्स एंड टाइम रिक्वायर्ड आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। और इनवर्स प्रोपोर्शन के लिए क्या करेंगे? सेम क्वांटिटी का रेशियो, देयरफॉर नंबर ऑफ पर्सन इज टू number of person and this ratio is proportionate to time required is to time required। ठीक है, तो पहले मैं ले रहा हूँ 48 फिर 30, दिस इज 48 is to 30। तो टाइम मुझे क्या लेना चाहिए? अगर मैं 48 is to 30 ले रहा हूँ तो टाइम मुझे क्या लेना चाहिए? 10x is to 400 कि 400 is to 10x? क्यों? ये ज़्यादा बड़ा है, ये छोटा है। हम यहाँ पर बड़ा छोटा ऐसा रेशियो ले रहे हैं, तो यहाँ भी बड़ा छोटा ऐसा रेशियो लेंगे, ठीक है। सो दिस इज 10x is to 400, ठीक है। अब इधर आ जाते हैं, मिडिल टर्म का मल्टीप्लिकेशन एक्सट्रीम टर्म के मल्टीप्लिकेशन के बराबर। 10x मल्टीप्लाइड बाय 30 and this is 48 multiplied by 400, तो x is equal to 48 multiplied by 400, 10 multiplied by 30। ये 2 0 कैंसिल हो गया, this is 3 1 जा 3 6 जा 16 4 जा 64। और x क्या था? x डेज था ना, डेज। तो कै दिन में काम समाप्त हो जाएगा? 64 डे में। कब? जब कितने आदमी लगेंगे? 30 आदमी। तो आंसर की फ्रेमिंग आप कर लेंगे, पक्का? ठीक है, कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। अगेन, ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट ए टास्क इन 24 डेज। ए और बी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? 24 दिन में एक काम खत्म करते हैं। सी एंड बी टुगेदर कंप्लीट द सेम टास्क इन 18 डेज। बी और सी मिलकर करते हैं तो कितने दिन में? 18 दिन में। एंड ए एंड सी टुगेदर कंप्लीट द टास्क इन 12 डेज, ठीक है। ए सी मिल के करेंगे तो 12 दिन में। हाउ मेनी डेज विल ए टेक टू कंप्लीट द टास्क इफ़ ही वर्क अलोन? ए अकेला उस काम को कितने दिन में कर रहा है, यही पूछा ना। चलिए बनाते हैं। देखिए, सबसे पहले शॉर्टकट में ही लिखते चलेंगे, ए एंड बी, समझ आएगा? दोनों मिल के एंड लिखो, प्लस लिख दो, एक ही चीज़ है ना। ए एंड बी टुगेदर टेक्स, कितना टाइम ले रहे हैं ये? 24 डेज टू कंप्लीट वन वर्क, ठीक है। ए और बी 24 दिन में एक काम को कंप्लीट करते हैं, ठीक है ना। तो ज़रा बताइए, ए और बी दोनों मिल के एक दिन में कितना काम कंप्लीट करेंगे? कितना पार्ट ऑफ वर्क कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। ये समझ आया स्टेटमेंट? ए और बी इतना काम ख़त्म करते हैं। सिमिलरली अब ये सब लिखने के बजाय आपकी प्रैक्टिस है, अगला हमको दिया हुआ था बी प्लस सी, दोनों मिल कर के उसी काम को कितने दिन में करते थे?
18 दिन में, तो एक दिन में कितना काम करेंगे? ये मैं एक दिन का निकाल रहा हूँ ना, इनका समझ जाएंगे आप कितना 1/18 पार्ट ऑफ वर्क। ठीक है, इसी तरह से ए और सी दोनों मिल करके एक काम को कितने दिन में कर रहे थे? 12 दिन में। तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 1/12। ठीक है, ये एक एक स्टेप में बचा ले रहा हूँ, बार बार नहीं लिखना। ये समझ आ रहा है? जैसे इसका लिखा हमने 24 दिन में एक काम, तो एक दिन में इतना। तो वैसे ही इसका लिखते 18 दिन में एक काम, तो एक दिन में 1/18। ऐसे ही इसका भी लिखते 12 दिन में एक काम, तो एक दिन में 1/12। ठीक है ना? अब मैंने तरीका क्या बताया आपको बनाने का? हमारे पास दो दो जोड़ी में वर्क डन है एक दिन का। ठीक है ना? तो हम अगर ऐसा कर लें कि अगर हम तीनों के एक दिन का वर्क निकाल लें, ए बी सी, तीनों के ए बी सी तीनों के एक दिन का अगर वर्क निकाल लें कि तीनों मिल के एक दिन में कितना काम करते हैं, तो उसमें से अगर मैं ये बी और सी दोनों के एक दिन का काम माइनस कर दूं तो फिर कौन बच जाएगा? ए के एक दिन का काम आ जाएगा। समझ आया कि नहीं आया? अब देखो ये ए बी सी कैसे बनेगा, तीनों के एक दिन का काम कैसे निकलेगा? तो ज़रा देखिए, इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 2 और इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, ये देखो ज़रा, अगर मैं इसको ऐड करूं तो कितनी बार ए आया? a प्लस ए, 2a, b प्लस बी, 2b, c प्लस सी, 2c। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 2a प्लस 2b प्लस 2c, 2 कॉमन, a प्लस b प्लस c, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी आया। 2 उधर ले जाऊंगा तो यहाँ कौन बचेगा? a प्लस बी प्लस सी, मतलब क्या? तीनों के मिल करके एक दिन का काम, एक ही दिन का चल रहा है ना सब कहानी। तो हम क्या करें? सबको आपस में ऐड कर दें। तो नोट करिए, ऐड all 3 equations and you get this is 2 times a plus b plus c, and for one day this is again added up, this is 1/24, this is 1/18 plus 1/12। ठीक बात, एडिशन हुआ। इसका एलसीएम आप निकाल रहे थे, कितना आया था? 72। तो हमने इसका एलसीएम लिया, दिस इज 72। 24 से 72 कितने टाइम्स जाता है? 3। सो 3 1 जा 3, प्लस 18 से 4 टाइम, तो 4 1 जा 4, और प्लस 12 से 6 टाइम, तो 6 1 जा 6, 6 4 10 और 3 13। सो दिस विल बी 13/72। हो गया 13/72। ये 2 है, ये 2 भी नीचे आ जाएगा उधर। तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा? a प्लस बी प्लस सी के एक दिन का काम कितना? दिस इज 13/72 मल्टीप्लाइड बाय 2। ये 2 इधर नीचे आ गया, इतना वर्क। तो ए बी सी मिल करके एक दिन में कितना काम करते हैं? इतना काम करते हैं। इसको आप चाहें तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 2 जब 4 और 7 2 जब 14, 144। तो आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 13/144 वर्क। ठीक है, तो तीनों मिल करके एक दिन में कितना काम किए? तीनों मिल करके। अब इन तीनों में से 2 का तो मेरे पास है ना, एक दिन में कितना करते हैं। तो इस काम में से, ये एक दिन का काम है, इस काम में से अगर मैं बी और सी के एक दिन का काम हटा दूं तो फिर किसका काम रह जाएगा सिर्फ? और वही तो पूछा है क्वेश्चन। ठीक है ना? तो हम क्या करते हैं, देयरफॉर इज वन डे वर्क। तो हम क्या करें, इसमें से a प्लस बी प्लस सी वन डे वर्क, इसमें से किसको माइनस कर दें? b और c के एक दिन के वर्क को। ये अब ये क्या डेटा बना? इसका हमारे पास डेटा अवेलेबल है 13/144, और b और c के एक दिन का काम कितना था? 1/18। सो दिस इज 1/18। जरा एलसीएम लें, 144 और 18 का, 144 ही आएगा ना? 144 ही रहेगा। सो दिस विल बी 144। सो दिस इज 13 माइनस 18, 4 जाता था, देखो कितने टाइम जाएगा 18 से? 8 टाइम। हाँ, सो इट विल बी 8 and 8 मल्टीप्लाइड बाय 1, 8।
13 माइनस 8 5 5/144 वर्क। ठीक बात, यहाँ तक आया। तो ए अकेला एक दिन में कितना काम करता है? एक दिन में उतना काम। तो एक काम को कितने दिन में करेगा? उस काम को 1 बनाओ तो उसका नीचे वाला ए यहाँ आ जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई होने, और उसका ऊपर वाला इसके नीचे आ जाएगा मल्टीप्लाई होने। होगा? समझ रहे हो? नहीं समझे? Therefore Ace alone takes 1 day for 5/144 वर्क। सो 1 वर्क के लिए क्या करेंगे? इसको इधर ले लेते हैं। टेक्स 144 डिवाइडेड बाय 5 इतना डेज फॉर 1 वर्क। बन गया 1 वर्क। अब इसको आप चेंज कर लीजिए, 5 से डिवाइड करिए, कितना होता है? सो दिस विल बी 5 2 जा 10, 5 8 जा 40 और 4 बचा। सो दिस इज 4 राइट 5। यही होगा ना, 28 4 राइट 5। इतने दिन बनते हैं। सो आवर आंसर इज Ace alone complete a work in 28 4 writes 5 28 writes 4/5 days। ये ऐसे आएगा। ठीक है ना? समझ आया कि नहीं आया? बोलिए। ये है छोटा रास्ता, ठीक है, जो आपको बड़ा दिखेगा। नंबर 16 हमारा क्वेश्चन है, ए टास्क इज कंप्लीटेड बाय 15 मैन इन 16 डेज। एक काम को 15 आदमी 16 दिन में ख़त्म कर देते हैं। हाउ मेनी मैन विल बी नीडेड टू कंप्लीट 1/4 ऑफ द टास्क इन 15 डेज। तो अगर मैं उसी काम का 1/4 हिस्सा 15 दिन में कंप्लीट करवाना चाहता हूँ, उसी काम का, कौन सा? वही काम जो 15 आदमी 16 दिन में करते थे, उस काम का 1/4 हिस्सा मैं 15 दिन में कंप्लीट कराना चाहता हूँ, कितने आदमी लगेंगे? ऐसा एक क्वेश्चन एग्जाम्पल में था नहीं था? था ना? हाँ, देखिए 15 आदमी एक काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 16 दिन में ना। तो देखिएगा, %15 टेक्स कितना दिन? 16 टू फिनिश 1 वर्क। ठीक है ना? समझ आया? 15 मैन टेक 16 डेज टू फिनिश 1 वर्क। तो 15 आदमी एक दिन में कितना काम करेंगे? वन अपॉन 16 पार्ट ऑफ वर्क करेंगे इतना। यहाँ तक समझ आया ना कि नहीं आया? आया? अब ज़रा ये बताएं। अच्छा देखिए, ये निकालने की ज़रूरत हमको नहीं है ना। हमसे क्या पूछा है, इसको और शॉर्टकट से बना सकते हैं। हमसे क्वेश्चन ये पूछा है कि एक काम कंप्लीट कराना है कि 1/4 काम कंप्लीट कराना है। तो हमसे ये पूछा है कि इसी काम का 1/4 अगर मैं 15 दिन में कंप्लीट कराना चाहता हूँ तो कितने आदमी लगेंगे, ये पूछा है ना। 1/4 काम। तो चलो ना, हमको ये पता है कि 16 दिन में एक काम होता है। कितने आदमी? 15 आदमी 16 दिन में एक काम कंप्लीट करते हैं। तो ज़रा ये बताओ ना कि 15 आदमी 1/4 काम को कितने दिन में करते होंगे। काम को सेम बना लेते हैं क्योंकि आगे तो 1/4 ही होना है, तो हम यहाँ भी वर्क को सेम बना लेते हैं। तो ध्यान से देखिएगा ना, मैं ये चाहता हूँ ये वाला वर्क 1/4 हो जाए, क्योंकि आगे आने वाले वर्क में 1/4 वर्क ही कैलकुलेट करना है। जब तक रेशियो नहीं लगा सकते, जब तक क्वांटिटी क्या ना हो जाए। तो वर्क 1/4 है, इसको भी 1/4 कर लेते हैं। समझे? नहीं समझे? तो बताओ, 15 आदमी 16 दिन में एक काम कंप्लीट करते हैं, तो 15 आदमी कितने दिन में 1/4 काम कंप्लीट करेंगे?
तो इस एक को अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूं, ये इक्वल है, इधर 4 से डिवाइड कर रहा हूं तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, 16 था ना, ये 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये कितना हो गया 4 डेज। समझ गए ना। तो 15 आदमी 1/4 काम कितने दिन में करेंगे। अब इसको मिटा देता हूं ना मैं, सिर्फ क्या लिख दूं 4 डेज। समझ आया, आया कि नहीं आया। ये डेटा बना हमारा इनिशियल लेवल का भी, है ना। 15% 1/4 वर्क को 4 दिन लगाते हैं कंप्लीट करने के लिए। तो बताइए इतने ही काम को, अब ये काम वही हो गया ना, इतने ही काम को 15 दिन में कंप्लीट कराने के लिए कितने लेबर लगेंगे। क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया, आया ना। तो क्या मान लें कितने लेबर लगेंगे, x लेबर। सो देयरफॉर लेट x पर्सन टेक्स कितना दिन, बोलो 15 दिन टू फिनिश 1/4 वर्क। ठीक है, हमने क्या मान लिया, x पर्सन लगेंगे 15 दिन में 1/4 काम कंप्लीट करने के लिए। ठीक बात हो गया। आप कैसे बनाएंगे, काम हमने सेम कर लिया तो उसका रोना नहीं रोना है। ठीक है, कौन सी दो क्वांटिटी चेंज हुई, रेशियो से बनाते हैं ना। पहले 15 आदमी थे, अब x आदमी हो गए। पहले 4 दिन में काम खत्म होता था, अब 15 दिन में काम खत्म होना है। तो जरा बताइए 4 दिन में जब काम खत्म हो जाता था तो 15 लेबर लगते थे, अब मैं 15 दिन में काम खत्म कराना चाहता हूं तो लेबर कम लगाऊं कि ज़्यादा लगाऊं, कम लगाऊं। तो 15 से ये वाला x कम आने वाला है कि ज़्यादा आने वाला है। तो अगर दिन बढ़ गया, 4 से 15 हो गया, तो लेबर का क्या होगा, घट रहा है कि बढ़ रहा है। तो एक क्वांटिटी बढ़ी, दूसरी कम हो गई। कैसा प्रोपोर्शन है, इनवर्स प्रोपोर्शन। समझ आ रहा है। हाँ, तो यहाँ लिखेंगे आप हियर नंबर ऑफ मैन and time taken are in inverse proportion। ठीक है ना, इनवर्स प्रोपोर्शन। तो अगर इनवर्स प्रोपोर्शन है तो रेशियो किसका किसका लेना, सेम सेम क्वांटिटी। सो दिस इज नंबर ऑफ मैन या नंबर ऑफ पर्सन इज टू नंबर ऑफ man and this ratio is proportionate to time taken is to time taken। ठीक है ना। हाँ, अब बताओ तो अगर मैं 15:x लेता हूँ तो यहाँ मुझे टाइम का क्या रेशियो लेना पड़ेगा, 4:15। क्यों, क्योंकि ज़्यादा से कम का रेशियो। तो यहाँ भी अरे गड़बड़ बता दिए ना, ये x कैसा होने वाला है, कम ना, कम होगा ना। तो अगर मैं 15:x लेता हूं तो ज़्यादा से कम का रेशियो लिया ना, तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा से कम। तो 15:4 लेना पड़ेगा। समझे, क्या सोच रहे हो, नहीं आ रहा समझ में, क्या आ रहा है, परीक्षा में गलत करके ना आना। लो थोड़ा सा घुमा फिरा देते हैं। x:15, बोलो क्या लिखूं, हाँ 4:15। कम से ज़्यादा, कम से ज़्यादा, तो ये वाला भी कम से ज़्यादा लेंगे आप। ठीक है। हाँ, आप क्या करें, एक्सट्रीम टर्म का मल्टीप्लिकेशन 15x किसके बराबर होगा, मिडिल टर्म के मल्टीप्लिकेशन के बराबर ये। सो x इज इक्वल टू, दिख रहा है ना कितना आया, और ये 4 क्या था, x क्या था, तो कितने आदमी लगेंगे, 4 आदमी लगेंगे। ठीक है, ठीक है। अपना बुक में आंसर तो मैच करो, ठीक आया है कि गलत आया है। बुक में आंसर मैच करिए, सही होना चाहिए ना, सही है ना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्वेश्चन है, ए कैंप है सफिशिएंट प्रोविज़न फॉर 120 सोल्जर्स। ठीक है, एक कैंप है जहाँ पर 120 आदमी के लिए प्रोविज़न लिखा हुआ है। इसको अपन कुछ मान लेते हैं, खुराक मान लेते हैं, खाना। ठीक है ना, क्या मान ले रहे हैं अपन इसको, हाँ। एक कैंप है सफिशिएंट प्रोविज़न फॉर 120 सोल्जर।
एक कैंप में 120 आर्मी वालों के लिए, सोल्जर के लिए खाना है, मान लीजिए कितने आदमियों के लिए, 120 आदमी के लिए। इफ़ आफ्टर 40 days 40 soldiers were deputed elsewhere, how long will the remaining provision last for the remaining soldier? ये क्वेश्चन मिस्टेक है बेटा ना, ठीक है ना, इसमें करेक्शन करिएगा। ए कैंप है सफिशिएंट प्रोविज़न फॉर 120 सोल्जर्स फॉर 60 days या 30 days कर लेते हैं ना, एक मिनट, 40 days दिया ना, 60 days, 60 days करिए, 60 days, 2 महीने का राशन चलता है 120 आदमी के लिए, सफिशिएंट है। 120 सोल्जर अगर उस कैंप में रहेंगे तो खाना कितने दिन चलेगा, 60 days चलेगा, सफिशिएंट है 60 दिन के लिए, ठीक है। नाउ इफ़ आफ्टर 40 days 40 दिन के बाद 40 सोल्जर्स वे आर डिप्यूटेड एल्सवेयर, 40 सोल्जर कहीं और चले गए। पहले कितने थे इस कैंप में, 120, और खाना कितने दिन चलता था, 60 दिन। 40 दिन गुजर गए हैं, 40 दिन गुजर गए हैं, तो खाना कितने दिन तक चलना है, और खाना टोटल कितने दिन चल रहा है, 60 दिन। कितने आदमी के लिए, 120 आदमी के लिए। अभी 120 आदमी कैंप में हैं, तो जैसे ही 40 दिन बीतेगा कितने दिन तक खाना और चलेगा 120 आदमी के लिए, 20 दिन और चले, क्योंकि 60 दिन तो चलता ही है। 40 दिन बीत चुके हैं तो 20 दिन और चलेगा, 120 आदमी अगर खाते हैं तो। लेकिन हुआ क्या कि 40 सोल्जर उसमें से कहीं और चले गए, तो अब कितने सोल्जर बचे, तो नंबर ऑफ पीपल कम हो गए ना, तो वो जो 20 दिन चलने वाला खाना बचा है वो ज़्यादा दिन चल जाएगा। वही पूछ रहा है, हाउ लॉन्ग विल द रिमेनिंग प्रोविजन लास्ट फॉर द रिमेनिंग सोल्जर, बचे हुए सोल्जर के लिए वो बचा हुआ खाना कै रोज चलेगा, कितने दिन चलेगा। समझ आया क्वेश्चन कि नहीं आया? तो ये क्वेश्चन ही थोड़ा सा मिस्टेक है ना, इसको सुधार लीजिएगा, ठीक बात। तो कैसे बनाएंगे, बोलिए, टोटल नंबर ऑफ सोल्जर कितने, 120, यही है ना, ठीक है ना। फूड सफिशिएंट फॉर 60 days, 120 आदमी के लिए 60 दिन तक खाना सफिशिएंट चलता है, ठीक है। समझे या नहीं समझे, समझ गए। 40 दिन के बाद 120 आदमी 60 दिन तक खाते हैं, ठीक है। उसके बाद 40 दिन के बाद 40 सोल्जर चले जाएंगे, तो 40 दिन के बाद कितने दिन का राशन बचेगा, पहले अपन ये निकाल लेते हैं, कितने दिन का। तो उस 20 दिन में 120 सोल्जर को पूरा हो जाएगा भाई। 120 सोल्जर 60 दिन तक खाते हैं ना, 40 दिन हो गया, अभी भी 120 सोल्जर हैं, तो वो 120 सोल्जर और कितने दिन तक खा सकते हैं उस खाने को, 20 दिन तक, ठीक है ना। देखिएगा ना, फूड सफिशिएंट फॉर 120 सोल्जर्स आफ्टर 40 days, कितना, 120 सोल्जर के लिए 40 दिन के बाद कितने रोज खाना चलेगा, कितने दिन बीत गए, फिर से कितने दिन तक खाना चलता है, कितने दिन बीत चुके हैं, कितने दिन बचे। सो दिस विल बी 60 minus 40, कितना, 20 days. So the food is sufficient for 120 soldier after 40 days, that is for 20 days. तो 120 सोल्जर अगर 20 दिन और खाएंगे सफिशिएंट है खाना। समझ आया नहीं आया? 120 सोल्जर अभी 20 दिन और खा सकते हैं, सफिशिएंट है, ठीक बात, ठीक है ना कि नहीं है, ठीक, ठीक है। अब क्या हुआ, नाउ आफ्टर 40 days चालीस दिन के बाद 40 सोल्जर किसी और जगह चले गए, तो कितने बचे,
पहले कितने सोल्जर थे? 40 चले गए, कितने बचे? 80 सोल्जर बचे। ठीक है, ये 20 दिन खाना कितने सोल्जर को चला लेता था? 120। अभी कितने बचे हैं? और अभी 20 दिन बाकी है, तो क्या 80 सोल्जर 20 ही दिन खाएंगे कि और ज़्यादा खा सकते हैं? ज़्यादा खा सकते हैं ना। तो बताइए खाना कितने दिन चलेगा 80 सोल्जर के लिए? यही तो निकालना है, बचे हुए सोल्जर के लिए खाना कितने दिन तक चलेगा, यही निकालना है ना। तो अपन क्या मान लें, कितने दिन चलेगा? x दिन चलेगा। ठीक है, लेट फॉर 80 सोल्जर्स फूड सफिशिएंट फॉर x डेज। तो 80 सोल्जर के लिए खाना कितने दिन तक चल जाएगा? x दिन तक चल जाएगा। आप कौन सी दो क्वांटिटी हैं जो बदल रही हैं? कौन सी दो क्वांटिटी चेंज हो रही हैं? पहचानिए। नंबर ऑफ सोल्जर और नंबर ऑफ सोल्जर और नंबर ऑफ डेज। समझ आया? देखिए, जब सोल्जर 120 हैं, सोल्जर 120 हैं, तो 40 दिन बीत चुका, उसको गोली मारिए। 60 दिन नहीं गिनना है, 40 दिन के बाद कुल कितने दिन बचे हैं? तो 120 सोल्जर थे तो कितने दिन खाते खाना? 20 दिन और खा लेते। लेकिन अब 80 सोल्जर हो गए, अब कितने दिन खा रहे हैं? x दिन खा रहे हैं। दो क्वांटिटी समझ में आ गई बदलने वाली। सोल्जर ज़्यादा से कम हो गए तो खाना कम दिन से ज़्यादा दिन चलेगा या ज़्यादा दिन से कम दिन चलेगा? अगर नंबर ऑफ सोल्जर कम हो गए हैं तो नंबर ऑफ डे बढ़ेगा कि घट जाएगा? ज़्यादा दिन तक खाना चल जाएगा ना। तो 20 बड़ा कि x बड़ा? x बड़ा। ठीक है, तो अगर सोल्जर कम होते हैं तो नंबर ऑफ डेज ज़्यादा हो जाता है। कैसा रेशियो हो गया? इनवर्स रेशियो। ठीक है, हियर नंबर ऑफ सोल्जर्स and days are in inverse proportion। ठीक है, तो रेशियो आप जान रहे हैं, नंबर ऑफ सोल्जर इज टू number of soldiers, this ratio is proportionate to number of days is to number of days। ठीक है, अगर मैं सोल्जर यहाँ रखता हूँ 120 से 80, तो डे क्या लेना है मुझे बोलिए? x से x इज टू 20 कि 20 इज टू x? क्योंकि x बड़ा है, ज़्यादा से कम तो इधर भी ज़्यादा से कम। दिस इज x इज टू 20। अब मल्टीप्लाई करें, मिडिल टर्म का मल्टीप्लिकेशन एक्सट्रीम टर्म के मल्टीप्लिकेशन के बराबर। 80x इज इक्वल टू 120 मल्टीप्लाइड बाय 20 एंड x इज इक्वल टू 120 मल्टीप्लाइड बाय 20 डिवाइडेड बाय 80। 30 कितना आ गया x? 30 डेज। तो खाना कितने दिन चल जाएगा? 30 दिन चलेगा। पहले 20 दिन चलता था 120 सोल्जर के लिए, अब अगर 80 सोल्जर है तो 30 दिन तक चलेगा। ठीक है, आंसर मैच करें बुक से। क्वेश्चन नंबर 18, इफ 11 स्पाइडर स्पिन 11 webs in 11 days, then how many webs will one spider spin in one day? समझ में आया प्रश्न? क्या समझे? अगर 11 मकड़ियाँ 11 दिन में 11 जाले बनाती हैं वेब, तो बताइए एक मकड़ी एक दिन में कितना जाला बनाएगी? कितना? 11 बनाएगी। एक मकड़ी एक दिन में 11 जाला कैसे बना सकती है? एक मकड़ी 11 स्पाइडर 11 दिन में 11 वेब बनाते हैं, तो एक स्पाइडर एक दिन में कितने वेब बनाएगी? 1 स्पाइडर स्पिन इन 1 डे कितना बनाएगी? एक बनाएगी। चलो देखते हैं। ठीक है, याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम में। मार्क करके रखिए इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए ना जल्दी से बनाते हैं। 11 स्पाइडर
स्पिन 11 वेब्स, या और सरल शब्द यूज़ करते हैं, मेक्स 11 वेब इन कितना दिन, 11 डेज, या अपने तरीके से बनाते हैं ना, 11 वेब्स टेक्स 11 डेज टू मेक 11 वेब्स। ठीक बात। 11 मकड़ी 11 दिन में 11 जाले बनाती है, तो 11 मकड़ी एक दिन में कितने जाले बनाएगी? ठीक है, यानी कितने? 1, है ना। 11 मकड़ी मिलके एक दिन में कितने जाले बनाती है? 1 जाले बनाती है। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एक मकड़ी एक दिन में कितने जाले बनाती है, यही पूछ रहा है ना। नंबर ऑफ वेब पूछा है कि नंबर ऑफ स्पाइडर पूछा है, क्या है क्वेश्चन? हाउ मेनी वेब्स पूछा है। विल 1 स्पाइडर स्पिन इन 1 डे, तो एक मकड़ी एक दिन में कितने वेब बनाएगी? तो हम क्या मान लें, कितने बनाएगी? x बनाएगी। सेकंड क्वेश्चन देखिए, लेट 1 स्पाइडर टेक्स 1 डे टू मेक कितने वेब्स? x वेब। ठीक है ना। एक मकड़ी एक दिन में x जाले बनाती है। हो गया? हो गया? ठीक है ना। हाँ, तो आप क्या करें, डे और डे तो सेम है, छोड़ दीजिए डे को, एक ही दिन की बात चल रही है ना। सिर्फ किसको देखना है? 11 स्पाइडर 1 वेब, 1 स्पाइडर x वेब। 11 स्पाइडर से 1 स्पाइडर में आ गए तो 1 वेब से ये क्या हो जाएगा? बढ़ेगा कि घटेगा? घट जाएगा। 11 मकड़ी मिलके एक दिन में 1 वेब बनाती हैं, तो एक मकड़ी अकेली एक दिन में कितने वेब बनाएगी? ज़्यादा बनाएगी, कम बनाएगी? कम बनाएगी। कम बनाएगी ना, कहीं ज़्यादा ना आ जाए आंसर। ठीक है, चलिए सेट करते हैं। कैसे करेंगे? नंबर ऑफ स्पाइडर कम हो गया, डे तो वही है, तो ये क्या बढ़ जाना चाहिए ना कि घटना चाहिए? अरे मेरे भाई, 11 मेंबर मिलके 1 वेब बनाते हैं, 11 मिलके एक दिन में 1 बनाते हैं। ठीक है, तो फिर चलो सेट करो। देखो तो नंबर ऑफ स्पाइडर नंबर ऑफ वेब, अगर मैं इसको लेता हूँ 11:1, सो दिस इज प्रोपोर्शनेट टू x:1। ये तो 11 आ गया। आंसर जरा मैच करें, कितना आता है? देखिए 11 आ रहा है, 11 आ रहा है ना। हाँ, तो 11 ही होगा फिर। तो एक मकड़ी एक दिन में कितना बनाएगी? 11 बनाएगी। हैं? आंसर डे में आ रहा है, तो फिर ये क्वेश्चन मिस्टेक है ना। ये हाउ मेनी वेव्स पूछ रहा है ना, आंसर डे में कैसे आ गया? 11 दिन। हाँ, तो फिर क्वेश्चन सुधारते हैं अपन ना, क्वेश्चन मिस्टेक है। क्या लिखेंगे? क्वेश्चन सुधारिए ज़रा। वो हाउ मेनी डेज होगा ना, हाउ मेनी डेज, देन हाउ मेनी, नहीं, क्वेश्चन के हिसाब से तो फिर ये क्या आना चाहिए? दिस इज 11, दिस इज x वेब्स आना चाहिए हमारे क्वेश्चन के हिसाब से।
ठीक है ना। अगर क्वेश्चन इसको बदल रहा है, आंसर आपका डेज में दे रहा है ना, इतना प्रिंटिंग मिस्टेक शोभा नहीं देता ना छत्तीसगढ़ की सरकार को। इसको पलट लेंगे खाली, अगर डे में आंसर देना है ना, डे में आंसर देना है, घबराइए नहीं। यहाँ क्या लिख ले, 11 वेब 11 दिन में, पहला कंडीशन तो वही रहेगा ना, 11 वेब कितने दिन में, 11 दिन में। तो एक वेब कितने दिन में, 11/11 यानी एक दिन में। ठीक है, ठीक है। 11 मकड़ी 11 जाले 11 दिन में बनाती है। ठीक, तो 11 मकड़ी एक जाला एक दिन में बनाएंगे। अब हम मान लेते हैं एक मकड़ी एक जाला कितने दिन में बनाएगा, दिन ही तो पूछा है कि कितने दिन में बनाएगा, तो x डे में बनाएगा। ये सुधार रहे हैं क्वेश्चन ना, x दिन में बनाएगा। तो ये तो वेब एक हो गया, तो इसको तो गोली मारो, क्वांटिटी कौन हो गई, 11 1 और ये 1x। तो जाहिर सी बात है, देखिए 11 मकड़ी एक जाल को एक दिन में बनाती है मिलके, 11 मकड़ी एक दिन में एक जाल बनाती है, या 11 मकड़ी एक जाल को एक दिन में बनाती है, तो एक मकड़ी एक जाल को ज़्यादा दिन में बनाएगी ना, तो ये बड़ी हो गई क्वांटिटी इससे, है ना। बड़े से छोटा अगर मैं आता हूँ तो ये हो गया बड़े से छोटा, बड़ा हो जाएगा ना, तो ठीक है। नंबर ऑफ स्पाइडर, नंबर ऑफ स्पाइडर, नंबर ऑफ डे, इसको डे कर लीजिए, इसको डे कर लीजिए। ठीक है, ये हो गया ज़्यादा से कम, तो ये हो गया ज़्यादा से कम। अब ये आंसर किस में आ गया, डेज में आ गया। ठीक है, हो गया, सुधर गया। क्वेश्चन सुधार लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, इधर देखिए, 2 टैब्स टुगेदर, इसको सुधारो, TWO2 लिखो, ये TO लिखा हुआ है बुक में, TWO, 2 टैब्स टुगेदर फिल ए टैंक इन 6 आवर। 2 नल इकट्ठे मिलकर के एक टंकी को 6 घंटे में भरता है। कितने नल, हम मान लेंगे 2 नल A और B होगा, दोनों नल चालू कर देते हैं, A को भी B को भी, और एक ही टंकी भर रहे हैं, दोनों नल से एक ही टंकी में सप्लाई गई है, 6 घंटे लगते हैं, टंकी भर जाती है। ठीक बात। वन ऑफ द टैप्स अलोन फिल्स इट इन 10 आवर्स। इन दोनों में से एक नल अकेले अगर भरना चाहे तो 10 घंटे में भरता है, दोनों भरना चाहे तो 6 घंटे में, एक अकेला भरना चाहे तो 10 घंटे लगाता है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल द टैंक इफ ओनली द सेकंड टैप इज ओपन। बड़ा आसान क्वेश्चन है, बन जाएगा कि नहीं। आपको क्या मालूम है, दोनों नल इकट्ठे 6 घंटे में भरते हैं, एक नल अकेला 10 घंटे में भरता है, तो दूसरा नल कितने घंटे में भरेगा, कैसे निकालोगे। 2 नल मिल करके 6 घंटे में भर देते हैं, 6 घंटे में एक टंकी एक वर्ग, तो 1 घंटे में कितना भरते होंगे दोनों, 1 घंटे में 1/6 पार्ट ऑफ टैंक, है ना। एक अकेला 10 घंटे में भर देता है, एक वर्क कंप्लीट कर देता है 10 आवर में, तो 1 आवर में कितना करता होगा, 1/10 पार्ट भरता होगा। अब दोनों के 1 घंटे का काम पता है और एक के 1 घंटे का काम पता है, तो दोनों के 1 घंटे के काम में से एक के 1 घंटे के काम को हटा दें तो किसका बचेगा, दूसरे का 1 घंटे का काम बचेगा। 1 घंटे का इधर काम आया वर्क, तो इस वर्क को इधर ले आओगे तो क्या आ जाएगा, 1 वर्क करोगे तो टाइम नहीं पता चल जाएगा। नहीं समझे, समझ गए। चलिए मान लेते हैं लेट A एंड B टैप्स टुगेदर takes 6 hours to fill 1 tank। ठीक है ना, समझ आया। A और B 2 नल इकट्ठे 6 घंटा लेते हैं एक टंकी भरने के लिए, तो बताइए A एंड B दोनों टैप 1 घंटे में कितना भर देंगे, वन अपॉन 6 पार्ट ऑफ टैंक, 1/6 पार्ट भरेंगे। अब फिर से एक का दिया है ना, ए वाले को मान लेते हैं 10 घंटे में भरता है, एक नल ना, उसको बोल देते हैं ए, एंड ए टैप अलोन टेक्स कितने 10 आवर,
10 hours to fill 1 tank. ए अकेला एक टंकी भरने में 10 घंटे लेता है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा ए अकेला है? 1 hour, कितना 1/10 पार्ट, इतना पार्ट भरेगा। तो ये दोनों के 1 घंटे का काम 1 घंटे में इतना भरते, ये अकेला 1 घंटे में इतना भरता है। तो मैं दोनों में से एक अकेले का माइनस कर दूंगा तो दूसरा बचे हुए का आ जाएगा 1 घंटे का। Therefore B tap alone fill tank in 1 hour। कैसे निकालेंगे? B tap alone fill tank in 1 hour, कितना 1 घंटे में B कितना भरेगा? दोनों के में से एक को माइनस कर दें, ठीक है, डायरेक्ट लिख दूं मैं 1/6 में से ए वाले का माइनस कर देते हैं। एलसीएम ले डालो, कितना होगा 60 होगा क्या एलसीएम? देखो तो कि 30 होता है, कितना होता है 6 और 10 का एलसीएम देखिए 30। तो इसको 30 किया, दिस इज 5 - 3 2/30। एलसीएम सही बताए हो ना 60 30, तो 6 × 5 = 30, 5 और 10 × 3 = 3, 2/30 इतना पार्ट, ठीक है। तो बी वाला नल 1 घंटे में कितना भरता है? इतना पार्ट भरता है। तो एक टंकी कितनी देर में भरेगा? इसको 1 टैंक बनाओ तो ये 30 इधर मल्टीप्लाई 20 इसके नीचे आ जाएगा। समझ रहे हैं ना? समझ रहे हो? टैप बी alone takes 30 इधर आ गया, 2 इसके नीचे आ गया, इतना आवर टू फिल इसको 1 बनाए 1, तो ये इधर आ गया, ये कट पीट के कितना बचा 15, तो 15 आवर में एक टंकी भरेगा। आंसर मैच करिए, आंसर मैच करें 15 आवर, ठीक है। तो टैप बी अलोन टेक्स 15 आवर्स टू फिल 1 टैंक। समझ आया ना? और इसी के साथ हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का चैप्टर क्लोज होता है, ठीक है। अब आपको जो डाउट है, जो क्यूरी है, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं इस चैप्टर से रिगार्डिंग। समझ में आई बात? और इसके MCQs भी आपको प्रैक्टिस करने हैं, इसके फिल इन द ब्लैंक्स भी आपको प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि बोर्ड में ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है ना।